बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 2 और अब तक हमने 31 प्रश्नों को हल कर लिया। आज उसके आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबाई है और त्रिज्या कितनी है उसकी 1.5 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर के दो समाक्ष बेलन है। ठीक है, एक बेलनाकार संधारित्र है जिसकी लंबाई तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है 1.5 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर, दो समाक्ष हैं। समाक्ष मतलब दोनों का अक्ष क्या है एक ही है। ठीक है, बाहरी बेलन को भू संपर्कित कर दिया गया और भीतरी बेलन को 3.5 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया गया है। ठीक है, लाइक दिस ऐसा है अपने पास। बाहर वाले को उन्होंने क्या कर रखा है, बाहर वाले को क्या कर रखा है भू संपर्कित किया हुआ है। क्यों करते हैं पता ही है। और अंदर कितना आवेश दिया गया है 3.5 माइक्रोकुलाम आवेश दिया गया है। निकाय की धारिता और भीतरी बेलन का विभव ज्ञात करनी है ना। निकाय की ये जो बना हुआ है संधारित्र, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है और साथ में हमें क्या करना है विभव भी ज्ञात करना है, विभवांतर भी ज्ञात करना है। क्या मानना है अंतः प्रभाव, जो कि आपको बताया था कि सिरों पर क्षेत्र रेखाएं क्या होती है मुड़ जाती है, उसकी हमें क्या करनी है उपेक्षा करनी है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेलनाकार जो संधारित्र होता है पहली बात तो क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसकी धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही करेंगे बेलनाकार संधारित्र, चाहें तो आप हेडिंग ये भी लिख सकते हैं बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपके सामने एक आकृति दिखा रखी है, बेलनाकार संधारित्र होता है खोखला बेलन मान लीजिए, है ना। हमने क्या किया एक खोखला बेलन ले लिया या फिर दो बेलन ले रखा है जो क्या है समाक्ष हैं, अक्ष क्या है इनके एक जैसे हैं। ठीक है, अपन ने दो बेलन ले रखे हैं, एक बेलन जिसकी त्रिज्या R2 है और दूसरी बेलन क्या है इसकी त्रिज्या कितनी है R1 है। समझ गए बात को। बाहर वाले बेलन को हमने क्या किया है भू संपर्कित कर रखा है और अंदर वाला जो बेलन है उसको हमने क्या कर रखा है आवेशित कर रखा है। जैसे हम आवेशित करेंगे आवेश इस पे आएगा फिर इस पे आएगा और क्या होगा प्रेरण से क्या होगा सब पे आवेश आएगा, ये तो आपको पता ही है। वही अपना क्या है संधारित्र वाला सिद्धांत है। भाई हमने प्लस क्यों इस पे दिया बेलन के अंदर वाले पे, तो क्या होगा पृष्ठ पे आ जाएगा, पृष्ठ से क्या होगा प्रेरण होगा, प्रेरण से इसको माइनस मिलेगा, बाहर प्लस मिलेगा, वो क्या होगा भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित करने से क्या होता है कैपेसिटी बढ़ती है, इसलिए करते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लिख देंगे कि माना खोखले बेलन के आंतरिक त्रिज्या कितनी है R1 है और बाहरी त्रिज्या कितनी है R2 है और यह क्या है आवेशित है, बाह्य पृष्ठ क्या है भू संपर्कित है और लंबाई हमने क्या मान रखा है L मान रखा है। ठीक है, लंबाई हमने क्या किया L मान लिया। गाउस नियम पे चले जाइए, वहाँ पे गाउस नियमों में हमने पढ़ रखा है, प्रथम अध्याय में पढ़ा था जो फ्लक्स होता है फाई क्या होता है EA होता है ना, यही पढ़ा था हमने। और हमने एक फाई का सूत्र ये भी पढ़ा था, फाई बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, दोनों को अगर मैं बराबर कर देता हूँ, पहले अध्याय में हमने पढ़ रखा है, थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। यदि मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ तो देखिए बराबर करेंगे तो क्या होगा ये फाई है और ये भी क्या है फाई है। भाई ये तो फाई है ये भी फाई है, तो EA बराबर आ जाएगा Q/ε0 है ना, ये आ जाएगा अपने पास EA बराबर क्या हो जाएगा Q/ε0। मुझे क्या करना है मैं यहाँ पे E ज्ञात करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ E ज्ञात करना चाहता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं E निकालता हूँ तो ये A इसके नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास जो E बनेगा वो क्या बनेगा Q/ε0 बटे में क्या आ जाएगा A आ जाएगा। A क्या होता है एरिया होता है ना। थोड़ी देर के लिए इसको समीकरण 1 कह दिया। अब मुझे A चाहिए, A होता है एरिया, बेलन का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, बेलन का एरिया क्या होता है। कोई बेलन ले अपन यहाँ पे देखिए इस तरह का कोई अपने पास क्या है बेलन है, आपको बताया हुआ था इसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। ये तो वर्ताकार भाग होता है, इसका एरिया होता है πr² और इसका क्या होता है πr² होता है। और ये जो वक्र वाला भाग है इसका होता है 2πr और क्या होता है h होता है। लेकिन हमने h की जगह क्या ले रखा है, h की ऊंचाई होती है इसके अंदर। हमने यहाँ क्या ले रखा है, हमने h ना लेके हमने क्या ले रखा है L ले रखा है। हमने h की जगह क्या ले रखा है L ले रखा है, इसलिए इसका जो एरिया होगा क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 2πrl हो जाएगा। समझ गए बात को। जनरली ये होता है, हमने ये जनरल फॉर्मूला ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, बाद में R1 R2 भी लेंगे। तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया। तो जनरल की बात करें सामान्य रूप से मैं E लिख सकता हूँ बेलन के लिए, क्या लिख सकता हूँ Q/ε0 और A का मान मैंने लिख दिया 2πrl। क्या ले लिया अपन ने 2πrl। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था फर्स्ट चैप्टर में किया था।
हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको कर रखा है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप, है ना, देखा ही होगा आप लोगों ने, रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। हमने बाद में ई और वी में भी संबंध ज्ञात किया, ई तथा वी में भी संबंध ज्ञात किया था, और आपने देखा था ई और वी में क्या संबंध आया था, ये आया था ई बराबर होता है माइनस डी वी डी आर, यही निकला था, ई बराबर हमारा संबंध निकला था माइनस डी वी डी आर। तो इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। ध्यान देना, समीकरण 1 ई था, है ना, ए का मान रख दिया, उसको मैंने समीकरण 2 बना दिया, और समीकरण 3 में फिर से मैंने ई का मान निकाल लिया माइनस डी वी डी आर। ठीक है, ये अपने को पहले से पता है, निकाला था ना हमने, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, उसका एक पूरा टॉपिक बताया था आपको, कैसे आया था वो भी बताया था, तो उसको आप देखें, चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो चीज़ आपको वापस से याद आ जाएगी। ठीक है, तो जब अपने पास ई बराबर माइनस का डी वी डी आर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे इस डी आर को इधर ला सकता हूँ, है ना, तो यहाँ से मेरे पास डी वी क्या होगा, तो यहाँ से मेरे पास जो डी वी होगा माइनस का ई डी आर हो जाएगा। ठीक है, डी वी का मतलब है अल्प विभव या विभवांतर बोल रहे हैं, अल्प है, उसको पूरा ज्ञात करने के लिए, यानी डी वी से मुझे क्या चाहिए, मैं डी वी से चाहता हूँ कि वी आ जाए, मेरा डी वी से क्या हो, वी आ जाए। तो डी वी से वी कैसे आता है, पता ही आपको क्या करना पड़ेगा, dv का मतलब क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, अवकलन वाला हटाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देता हूं, है ना, यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, तो ये dv का तो v हो जाएगा, लेकिन इधर जो समाकलन कर रहे हैं देखिए r के रेस्पेक्ट में, dr लिखा हुआ है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में है, r के रेस्पेक्ट में, यहाँ लगेगा आपका निश्चित समाकलन, r देखना है आपका कहाँ से कहाँ तक है। मैं चित्र में ले आता हूँ, r की बात करें तो अपन ने जो कोई बिंदु ले रखे हैं वहाँ पे विभव की गणना कर रहे हैं, तो वो बिंदु कहाँ हो सकता है आपका, यहाँ से इस वाले हिस्से में होगा, है ना, तो इसमें अपने को बिंदु लेना है, तो वो बिंदु कहाँ से कहाँ तक चलेगा, R1 से लेके कहाँ तक जाएगा, R2 तक जाएगा। समझ रहे बात को, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, R1 से लेके R2 तक, तो ये वाला हिस्सा होगा, R1 से क्या होगा, R2 तक अपने को देखना है। तो वहाँ पे जो निश्चित समाकलन था अपने पास, यानी ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी है, कहाँ तक हो सकता है, R1 से शुरू होके कहाँ तक जा सकता है, R1 से शुरू होके कहाँ तक जा सकता है, R2 तक जा सकता है, ये कहानी है इसकी। ठीक है, तो जो लिमिट होगी मेरी वो क्या होगी, लिमिट होगी निश्चित समाकलन की निम्न सीमा तो R1 हो जाएगा, और उस सीमा कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो ये अपन लिमिट ले लेंगे, ये तो R1 और ये कितनी हो जाएगी, R2। ठीक है, ये हमने लिमिट लगा दिया, है ना। अब बारी आती है, यहाँ पे E लिखा हुआ है, E का मान रखिए, ये E है ना, E का मान रखिए। अभी आपने E का मान निकाला था समीकरण 2 में या 3, यहाँ पे निकाला था Q बटा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। ठीक है, ये E का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये मैंने E का मान रख दिया Q बटा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। समझ रहे बात को, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपके। यहाँ पे देखिए E का मान हमने निकाला था Q बटा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, तो वहाँ जो समाकलन वाले में है वहाँ पे मैं E का मान रख दूंगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ E को समाकलन के निशान से डायरेक्ट बाहर नहीं निकालना है, कम निकालते हैं, जब वो कांस्टेंट होता है तभी निकालते हैं। लेकिन E का जब मैं मान रख रहा हूँ तो इसके अंदर क्या आ रहा है, मेरे पास R आ रहा है ना, इसके अंदर क्या आ रहा है, R आ रहा है, और समाकलन किसके रेस्पेक्ट में करना है, R के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए उस R को तो रोकना है, तो इसलिए अपने को E डायरेक्ट बाहर नहीं निकालना है, ये बात ध्यान रखना है। अपने को E क्या करना है, डायरेक्ट बाहर नहीं निकालना है। चलिए अब किसको निकालना है, यहाँ पे देखिए आपका Q क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट और L कांस्टेंट है। कहने का मतलब R का टर्म रहने दो, बाकी सबके सब क्या करो, बाहर निकाल लो, सबके सब क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट है, सबके सब क्या है, अचर है, अपने पास कांस्टेंट है, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाकी जब सबको बाहर निकालता हूँ, देखिए यहाँ तो एक माइनस लग रहा है, ये माइनस इसकी वजह से आया था, R1 R2 तो है ही अपने पास, ये आ गया Q बाहर आ गया, ये अपने पास 2 पाई बाहर ले लिया, एप्सिलॉन नॉट ले लिया, और L को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। अंदर रह गया अपने पास 1/r dr, 1/r dr। अब अपने को ये सूत्र याद होना चाहिए, आपको याद होगा समाकलन 1/x dx क्या होता है। इसका समाकलन करते हैं तो ध्यान होगा आपको, log x होता है, क्या होता है अपने पास, ये होता है इसका log x प्लस c होता है ना। जब हम क्या करते हैं, अनिश्चित समाकलन करते हैं तो प्लस c लगाते हैं, ये क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। जब आप निश्चित समाकलन करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता, है ना, ये c से कोई लेना देना नहीं होता। मोड क्यों लगाते हैं, तो log के आगे कोई भी संख्या होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए मोड लगाते हैं। मोड नहीं लगाएं तो ये मान के चलिए कि संख्या कैसी है, धनात्मक है। ऋणात्मक log अपरिभाषित होता है,
ठीक है, कारण ये है। चलिए, अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी, अपने पास 1/r है, तो 1/r का अगर मैं समाकलन करूँ, यहाँ पे 1/r का करूँ r के सापेक्ष, तो कितना होगा, जनरल भाषा में लिख दूँ मैं आपको, कितना हो जाएगा अपने पास, log r हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास, ये log r होगा। ठीक है, जब अपन कुछ नहीं लिखते हैं log के, तो इसमें बेस में क्या लगा होता है, e लगा होता है। ठीक है, जनरली अगर लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे क्या मान के चलना, e लगा हुआ है। तो अपन ने इसका किया तो log r हो गया। लिमिट जो है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का है, मैंने एक शब्द और बोला, अगर मैं यहाँ लिमिट रखूँगा पहले वाला r1 और r2 रखूँगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना, ऐसे ही रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस हटा दिया, माइनस हटाते ही क्या होगा, लिमिट बदल जाएगी, ऊपर वाली लिमिट नीचे आ जाएगी, नीचे वाली लिमिट क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये अपने पास आएगा q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log, कहाँ से लिमिट लगानी है मुझे, r1 माइनस r2 करनी है ना। अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। यानी कहने का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या लिमिट लगानी पड़ेगी, पहले जो लिमिट थी मेरे पास, वो पहले लिमिट कितनी थी, पहले ये लिखा हुआ था r1 r2 1/r dr, ये लिखा हुआ था, है ना। इसके आगे क्या था, माइनस लग रहा था, मैं माइनस हटाना चाहता हूँ, तो माइनस हटा के मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, r2 r1 1/r dr लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/r dr लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करें, यहाँ पे 1/r का जो किया वो कितना आया अपने पास, log r आया। ये कितना आया, log r आया, और ये लिमिट लगानी है मुझे, r2 और r1 लिमिट लगानी है। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना बात, ये आ गया log r2 माइनस r1 होता है। ये क्या हो रहा है, r2 माइनस r1 करना चाहिए, लेकिन अपर लिमिट माइनस क्या लगती है, लोअर लिमिट लगती है। मुझे करना तो यही था यहाँ पे, लेकिन मुझे उस सूत्र के हिसाब से जो लगाना है वो क्या लगाना है, अपर लिमिट होती है, और माइनस क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया, जब आपको अभी मैंने ये बताया कि 1/x dx क्या होता है, log x नहीं होता है, क्या होता है, log mod x होता है। कहने का मतलब इसके आगे वाली संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन r1 तो क्या है, अंदर वाली त्रिज्या थी, r2 बाहर वाली थी, r1 छोटा हो गया, r2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। मुझे ये हमेशा क्या होना होता है, पॉजिटिव रखना होता है। तो मुझे हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, तो इसके आगे क्या लगा होता है, ये मोड लगा होता है। इसके आगे क्या होता है, मोड लगा होता है। और या फिर इस मोड को हटाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि अंदर क्या हो, पॉजिटिव बन जाए। तो अंदर पॉजिटिव इस तरह बन सकता है, धनात्मक इस तरह बन सकता है कि बड़ी संख्या से क्या करना है, छोटी संख्या घटानी है। तो ये फाइनली क्या होगा, r2 माइनस r1 होगा। समझ गए बात को। यहाँ जो लिखा जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, वास्तव में क्या होता है, ये मोड लगा होता है, और इसके भी क्या होता है, मोड लगा होता है। मोड तब हटाते हैं जब अंदर की चीज़ अपन को पता चल जाए पॉजिटिव है। r1 माइनस r2 करता हूँ नेगेटिव होता है, r2 माइनस r1 करता हूँ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि r2 बड़ा है और r1 क्या है, छोटा है। समझ गए। इसीलिए इसको अपन क्या करेंगे, ये लिखेंगे। फाइनली हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे log r2 माइनस r1। ठीक है, तो ये आपके पास v का फॉर्मूला आ गया। हम जानते हैं c बराबर होता है q/v। c क्या होता है, q/v होता है। अब अपने को क्या करना है, q में या तो v का भाग दे दो, या फिर यहाँ से ही निकाल लो। देखिए कैसे, ये q हो गया, ये v हो गया, v इधर चला गया, नीचे वाली जो चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और ऊपर वाली चीज़ क्या होगी, नीचे आ जाएगी log r2 माइनस r1। तो ये q/v यानी c का मान आ गया अपने पास। ये क्या आ गया, c का मान आ गया 2 पाई, देखिए ये रहा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है अपने पास, l है पूरा। ठीक है, क्या है, i नहीं है, ये यहाँ पे i नहीं है अपने पास, क्या है ये l है। तो अपन ने यहाँ l लिख रखा है। तो यही चीज़ आपके पास आ गई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बटे में log बेस क्या रहेगा इसका, e रहेगा, r2 माइनस r1 होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को अपने को क्या करना है, याद रखना है, ताकि अपने पास क्या हो, क्वेश्चन हो जाए, है ना। ये आंसर इसका नहीं है, आंसर अब निकालने जा रहे हैं, प्रश्न का अब निकालने जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, इस रिजल्ट को निकाला है। ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में या परीक्षाओं में आपके मान सकते हैं, डायरेक्ट पूछ लें, तो अपन इतना सारा थोड़ी करने जाएंगे। तो डायरेक्ट अगर हमें रिजल्ट याद है तो उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट याद रखिए, c बराबर आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log r2 माइनस r1, और v का मान ये है। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करें। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें l दे रखा था 15 सेंटीमीटर। l कितना दिया हुआ था, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था। 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूं तो क्या करना पड़ेगा, 10 की घात -2, है ना। तो
ये आ गया 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, R1 निकालें। आपको आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, इसको भी हमने क्या किया, मीटर में बदल लिया। मीटर में बदलने के लिए वही 10 की घात -2 से गुणा करेंगे। ऐसे ही अपने को बाह्य त्रिज्या दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बदलोगे तो ये आएगा 1.5 × 10 की घात -2 मीटर। क्लियर। आवेश दे रखा है क्यों कितना दे रखा है अपने को, 3.5 माइक्रो कूलाम दे रखा है। माइक्रो को 10 की घात -6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या करें, सूत्र को रख दें। अब तो अपने को पता चली गया ना कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये होती है 2 पाई ε0 L। यहाँ थोड़ा चेंज दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, लोग का बेस कितना ले लिया, 10 ले लिया। लोग का बेस कितना ले लिया, 10 ले लिया। यानी लोग ई को हटाना चाहते हैं और उसका बेस 10 बनाना चाहते हैं तो ये लिखा जाता है, ध्यान भी रखें आप। ठीक है, ये लिखा जाता है, जैसे मान लो अपने को लोग ई है ना, और यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है x, इसको 10 के बेस में लिखना चाहता हूँ तो मैं ये लिखूंगा 2.303 से गुणा करके और फिर क्या करूँगा, लोग बेस 10 लूँगा और जो भी संख्या दे रखी है इस तरह लिखूँगा। ये अपन ने लोग के बारे में जानते हैं, कक्षा 11 पे हमने पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अपन ने ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यूज याद होती है। 10 के बेस में क्या होती है, हमें वैल्यू याद होती है, इसलिए अपन ने इसको 10 के बेस में ले रखा है। कैसे वैल्यू याद होती है, तो देखिए अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिए, ये चीज़ें अपने को क्या करनी पड़ेगी, याद भी रखनी पड़ेगी। लोग 10 2 बेस तो 10 है ना, घातांक 2 है, तो लोग 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, साथ में अगर लोग 3 का मान भी रखना है याद अपने को, लोग 3 का मान होता है 0.47771 और 7 का मान याद रखिए, लोग 7 का मान होता है 0.8450। ठीक है, और किसका याद रखना चाहिए हमें, किसका मान तो अपने को खुद को पता ही है, लोग 10। इस लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। कुछ प्रॉपर्टी आपको लोग की याद होगी, अगर ध्यान हो आपको, ये कुछ प्रॉपर्टियाँ होती है जो आप जानते हैं संभवतः। लोग ए और क्या करें, बी, दोनों को गुणा करें तो क्या होता है, ये होता है लोग ए प्लस लोग बी होता है। ठीक है, बेस कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम दोनों का भाग लगाएं, लोग ए बटा बी करें तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। लोग ए माइनस कितना हो जाता है, लोग बी हो जाता है। ठीक है, अगर घात में दे रखी है चीज़ें, क्या है आपके घात में दे रखी है, सपोज कीजिए m की घात n दे रखी है तो n आगे आ जाता है और ये लोग m हो जाता है। पता होगा ये सारी चीज़ें आपको, है ना, ये चीज़ अपने को पता होगी। ये भी आपको पता होगी, लोग ए बी लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/, हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, है ना, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, लोग के और भी फॉर्मूले हैं, तो इतना ही काम आएगा, इससे ज़्यादा तो ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। ये फॉर्मूले थोड़ा सा अगर आप ये 3 मोस्टली ये 3 ज़्यादा काम आते हैं, अगर ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो अपने को काम चल जाएगा। और एक ख़ास फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे दोनों चीज़ बराबर हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। दोनों चीज़ बराबर हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए मैंने वहाँ पे कुछ मान याद करने के लिए इसलिए कहा है कि अपने को क्या करना है, लोग 2 का मान याद रखना है। अपने को क्या करना है, लोग 2 का 10 के बेस में याद रखना है, और किसका याद रखना है, 10 के बेस में 3 का याद रखना है, और 10 के बेस में किसका याद रखना है, अपने को 7 का याद रखना है ना। इन 3 के ही मान रखिए, इन 3 के मान याद रखिए। यहाँ पे दे रखा है 0.3010 और ये होता है 4771 और इसका कितना होता है 8450, है ना। इनके मान याद रखने अपने को। देखिए अब इनके मान याद हैं, अब आपको कहीं से लोग 10 का मान पूछ लिया जाए कि लोग 10 का मान बताइए, तो अब आप कह दोगे इस वाले सूत्र से कि दोनों बराबर है, इसलिए 10 का मान कितना होगा, 1 होगा, है ना। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछें कि लोग 5 का मान बता दो, तो लोग 5 को हम क्या लिख सकते हैं, लोग 10/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लोग 10/2, यानी बेस अपने पास 10 है तो इसको कैसे लिखोगे, तो यूँ लिख सकते हो, लोग 10 माइनस लोग 10 और कितना 2। अब इसका मान 1 हो जाएगा, लोग 2 का मान मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये 3 मान याद रखते हो तो सारे मान आपके निकल जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, सारे मान निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास 1.5 है, मेरे को क्या करना है, 1.5 है। अब मुझे 1.5 का मान चाहिए तो कैसे निकालूंगा, मुझे क्या चाहिए, 1.5 चाहिए, तो 1.5 को मैं लिख सकता हूँ क्या,
3/2, है ना, लिख सकता हूँ। और इसको लिख सकता हूँ log 3 माइनस log 2, ठीक है। log 3 का मान रख देंगे 0.4771 और log 2 का मान रख देंगे 0.3010, है ना, उसको घटा लेंगे तो अपने पास क्या होगा, log 1.5 का मान आ जाएगा। ऐसे वहाँ पे मेरे पास log 1.4 का मान भी निकालना पड़ रहा है, तो log 1.4 निकालना चाहूँगा तो इसको क्या करूँगा बताइए, 1.4 निकालना चाहते हैं तो क्या करें, इसको पॉइंट के हिसाब से कर सकते हैं, 0.7 × 2 कर सकते हैं, है ना, उससे कर सकते हैं। या फिर 0.7 नहीं करना चाहते हो तो आप यूँ लिख सकते हो, देखिए 7 × 2/10, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं log 7, ठीक है, प्लस log 2 और माइनस का log 10। अब इनके मान हैं आपके पास, मैंने कहा इनके मान याद रखिए, तो इनके मान क्या है अपने पास, सबके मान हैं, रख सकते हैं और निकल सकता है, ठीक है। तो मैंने वो सारे मान यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो मेरे पास क्या हुआ, log 1.5 का मान 0.1761 आया और log 1.4 का मान आया 0.1461। कैसे निकाला, इस तरीके से निकाला है, ये मान रख के आप निकालें, ये निकल जाएगा, ठीक है। जब मानों को रखोगे, इसको हल करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 1.2 × 10⁻⁻10 फेरेड, यानी अपने पास क्या हुआ, C का मान प्राप्त हो गया। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में आपसे V का मान भी पूछा था, है ना। हम जानते हैं V होता है Q/C, V क्या होता है, Q/C होता है। Q का मान आपको दिया हुआ है, तो Q का मान हमने ये रख दिया 3.5 × 10⁻⁻6, वहाँ पे माइक्रो में दिया हुआ था। C का मान जो निकला है वो रख दिया हमने 1.2 × 10⁻10। इसको भी क्या करो, हल कर लो, और इसको हल करोगे तो आपके पास V का मान आएगा 2.91 × 10⁴ वोल्ट। समझ गए बात को। क्या करना पड़ा अपने को, पहले आपको क्या होना चाहिए, बेलन जो संधारित्र है उसकी धारिता का सूत्र मालूम होना चाहिए, log याद होना चाहिए, log 10 के बेस में log 2 का मान, 3 का मान, 7 का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, तब जाके प्रश्न क्या होगा, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 परावैद्युतांक तथा 10⁷ वोल्ट पर मीटर की परावैद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ से 1 किलोवोल्टता अनुमतांक के समांतर पट्टिका संधारित्र की अभिकल्पना करनी है, ठीक है। एक शब्द आया हुआ है परावैद्युत सामर्थ्य, कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। हालांकि अपने को परिभाषा बता रखी है इन्होंने प्रश्न में ही, कि परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे कोई पदार्थ बिना भंग हुए अर्थात आंशिक आयनन द्वारा बिना वैद्युत संचरण आरंभ किए सहन कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो परीक्षा में मान लो अपने से डायरेक्ट पूछ लिया जाए केवल कि परावैद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ से ये परिभाषा हम दे सकते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिससे कोई पदार्थ बिना भंग हुए अर्थात आंशिक आयनन द्वारा बिना वैद्युत संचरण आरंभ किए सहन कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा है सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को कभी भी परावैद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। धारिता दे रखी है अपने को 50 पिकोफैराड, धारिता के लिए पट्टिकाओं का कितना न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने को एप्सिलॉन r का मान दे रखा है 3 और सामर्थ्य जो दिया हुआ है परावैद्युत सामर्थ्य कितना है 10⁷ वोल्ट पर मीटर, और जो अनुमत वोल्टता है वो कितना है 1 किलोवोल्ट, और धारिता कितनी है, तो आवश्यक धारिता है 50 पिकोफैराड, जिसको अपन ने बदल दिया 50 × 10⁻⁻12 फैराड। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि संधारित्र के प्लेट के मध्य अधिकतम सुरक्षित विद्युत क्षेत्र कितना है, उन्होंने बताया परावैद्युत सामर्थ्य का 10%। परावैद्युत कितना था 10⁷, इसका 10% निकालना है तो गुणा 10/100 कर लिया, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया और 1 उसको दे देगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 10�6 वोल्ट पर मीटर। क्लियर, तो ये अपने पास E का मान आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, प्लेटों के मध्य आवश्यक दूरी चाहिए। हम ये जानते हैं सूत्र, अगर आपको ध्यान होगा पहले कई बार कर चुके हैं, V बराबर जो होता है वो क्या होता है ED होता है। V बराबर क्या होता है अपने पास ED होता है, ये फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ से जब मैं D निकालूंगा, यहाँ से D क्या निकलेगा बताइए, D निकलेगा आपका V/E। D क्या निकलेगा अपने पास V/E। तो यहाँ से हमने क्या था V/E निकाल लिया। V का मान दिया हुआ है 1 × 10⁻³ किलोवोल्ट दिया हुआ था ना, इसलिए बटे में E ये रहा 10�6, ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर, ठीक है। यहाँ से C का फॉर्मूला लगाते हैं।
अब क्या करें, हम सी का फॉर्मूला लगाएं। सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे डी, पता है ये सूत्र तो अपने को अच्छी तरह जानते हैं इस फॉर्मूले को। हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, मान रख दीजिए यहाँ पे। अपने को क्या करना है, मान रखना है। मुझे क्या ज्ञात करना है, सवाल में पूछा गया था अपने से पट्टिकाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है अपने को, पट्टिकाओं का क्षेत्रफल। तो इससे मैं ए निकाल लूँ, तो यहाँ से अगर मैं ए निकालता हूँ तो देखिए ए क्या निकलेगा, सी डी बटे में एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर निकलेगा। ये निकलेगा ना, ये इससे चला गया, ये इसके नीचे आ गया, है ना, यही तो होगा। तो अपन ने ये ले लिया, अपन ने ए बराबर, बस आपको क्या करना है, मान रखना है ना। सी का मान 50 गुणा 10 की घात -12, डी का मान 10 की घात -3, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं आप अच्छी तरह, और एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद ये आ जाएगा 1.88 × 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ कह रहा है व्यवस्थात्मक निम्नलिखित में संगत समविभव पृष्ठ का वर्णन कीजिए, कि इसका समविभव पृष्ठ क्या होगा ये बताना है। देखिए पहला पूछा है इन्होंने, जेड दिशा में अचर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। जेड दिशा में अचर विद्युत क्षेत्र, देखिए जेड दिशा मान लीजिए ये है अपने पास, है ना, ये जेड है ना, ये एक्स, ये अपन ने क्या किया वाई ले लिया और ये जेड ले लिया, है ना। समविभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर आता है, ऐसा समतल जो उसके क्या हो परपेंडिकुलर आ जाए। पिछले अपन ने कई प्रश्नों को हल किया और वहाँ पे आपने देखा था कि जेड अक्ष के जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, वो कौन सा तल होता है, एक्स वाई तल होता है। कौन सा होता है, एक्स वाई तल होता है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जेड दिशा में अचर विद्युत क्षेत्र होने पर समविभव पृष्ठ क्या होगा, एक्स वाई तल के समांतर परस्पर समान दूरी पर स्थित तल होंगे। यानी बहुत सारे होंगे ऐसे, लेकिन वो सारे क्या होने चाहिए, एक्स वाई तल के क्या हो, संगत हो, समांतर हो, उनसे दूरियां बराबर लेके चलेंगे। यानी भाई ये आएगा इस तरह की कोई भी प्लेटें बना लो आप, है ना, दूरियां सबकी क्या करो समान रख दो, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, एक क्षेत्र जो एक समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा में हो, है ना, एक ही दिशा में हो। अब तक तो अपन ने दूरियां बराबर ले लिया, अब दूरियां बराबर नहीं लेनी है अपने को, दूरियां को क्या करना है, बराबर नहीं लेना है। लेना तो वही है, एक्स वाई तल के समांतर होंगे, है ना, परंतु इनके मध्य की दूरी क्या होगी, क्षेत्र के बढ़ने पर घटेगी। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे दूरियां क्या होगी, घटेगी। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। मूल बिंदु पे कोई एकल धनावेश हो, जब मूल बिंदु पे कोई आपका एकल धनावेश है तो उससे आप समविभव पृष्ठ के लिए सोच रहे हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ से दूरी बराबर रख लें, यहाँ से क्या करें, दूरी बराबर रख के एक पृष्ठ की परिक्रमा करें, तो बराबर दूरी रख के तो आप क्या बना सकते हो, गोलाई तो बनेगा। अपन क्या बना सकते हैं, गोलाई तो बनेगा, और गोले के पृष्ठ पे क्या होता है, समान रूप से होते हैं, समविभव पृष्ठ बन जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, मूल बिंदु को खींचे हुए सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होंगे। इस अवस्था में क्या होंगे, सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होंगे। ठीक है, डी पार्ट की बात करें। डी पार्ट में कह रहा है एक समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे आवेशित तारों से बना एक समान जाल। एक समतल है, कोई सा भी समतल ले लो, एक्स वाई तल ले लो, उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जाल बना रहे हैं, तो उसका क्या होगा। देखिए आपने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी, अपन ने पढ़ी थी, अगर विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने रेखाएं देखी होगी। अगर इसकी रेखाएं कैसी बनती है, यूँ बनती है, ये फिर क्या होता है, ये दूर हटने लगता है, प्लस से तो जाता है, अगर ये प्लस हैं सारे तो इस तरह ही होता है, ध्यान है। ऐसा ही सब पे बनेगा, जो भी अपन ने ले रखा है, ये बल रेखाएं क्या होगी, ऐसे ही डिजाइन बनाएगी, सब हर जगह क्या होगा, ऐसा ही बनेगा। इस प्रकार क्या होगा, आवर्ती रूप में आएगी, हर जगह क्या होगी, ऊपर की ओर देखेंगे तो ये क्या होगा, आवर्ती रूप में आएंगे। तो हम कह सकते हैं जाल के समीप एक आवर्ती रूप में परिवर्ती आकृति का समविभव पृष्ठ निर्मित होता है, जबकि ग्रिड से दूर अगर जाएंगे तो यह समविभव पृष्ठ क्या होगा, परस्पर समांतर समतल होते चले जाते हैं। जितना दूर जाते हैं उतना क्या होगा, समतल होते चले जाते हैं। ये चारों के अपन उत्तर दे सकते हैं। समविभव पृष्ठ से क्या था, ये संबंधित था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं R1 त्रिज्या और Q1 आवेश वाला एक छोटा गोला R2 त्रिज्या और Q2 आवेश की गोलीय खोल से घिरा हुआ है। ठीक है, दर्शाइए Q1 धनात्मक है जब दोनों को एक तार से जोड़ दिया जाता है, आवश्यक रूप से आवेश गोले से खोल की तरफ ही प्रवाहित होगा, चाहे गोल खोल पर Q2 कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, ये पता करना है। तो देखिए अपन जानते हैं कि जो आवेश होता है वो उच्च विभव से किधर जाता है, निम्न विभव की ओर जाता है। आवेश क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, ये तो अपने को पता है। और दूरियां जैसे जैसे बढ़ती है विभव वैसे वैसे क्या होता है,
घटता है, ये तो अपने को पता है। तो सीधी सी बात है, अपने पास एक गोला ये रहा R1 है ना, और दूसरा गोला क्या है, ये R2 है। थोड़ा सा अपन क्या करें, वैसे ही कंसेप्ट लगाते हैं, ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं जाते, वरना तो अपने को क्या करना है कि मानना है यहाँ पे क्या हो गया, कितना आवेश है, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, या फिर और भी प्रेरणा वगैरह होगा, वो चीज़ें भी आएगी। लेकिन अपने को तो यहाँ जवाब देना है, तो यहाँ जवाब देने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आवेश है ना, इस पे आवेश और इस पे दोनों पे आवेश जा रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव कम होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, विभव कम होता है ना। तो यहाँ पे जो विभव है, मान लो ये VA है और यहाँ पे क्या है, VB है, तो VA क्या होगा, सीधी सी बात है, VB से बड़ा होगा, दूरी ज़्यादा है ना VB की, तो VA क्या होगा, VB से बड़ा होगा। VA बड़ा हो रहा है, नहीं उच्च विभव हो गया, धारा किधर जाती है, उच्च से निम्न की ओर जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी हो हमेशा क्या होगा, इधर सी दिशा में जाएगी। ठीक है, ये चीज़ को आप लिख भी सकते हैं छोटा सा, चूंकि आवेश सदैव गोले कोश के क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पे वितरित होता है, अतः आंतरिक गोले को तार द्वारा जोड़ने पर आवेश गोले से खोल की ओर प्रवाहित होगा, चाहे आवेश Q2 का परिमाण प्रकृति कुछ भी हो। ठीक है, हमेशा क्या होगा, चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि आवेश सदैव क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव पे जाता है। यहाँ पे उच्च विभव है, वहाँ पे क्या है, निम्न विभव है। तो ये चीज़ भी अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं। इसके काफ़ी पार्ट बने हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बहुत सारे पार्ट बनाए हुए हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ के सापेक्ष वायुमंडल की ऊपरी परत लगभग 400 किलो वोल्ट पर है, जिसके संगत विद्युत क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र लगभग 1000 वोल्ट पर मीटर है। तब फिर जब हम घर से बाहर खुले में जाते हैं तो हमें विद्युत आघात क्यों नहीं लगता, यानी बाहर क्या है, आयन वगैरह है, आवेश है, लेकिन हम जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें घर से बाहर निकलने में करंट क्यों नहीं लगता। जबकि घर के अंदर तो आप ये मान लें, घर को क्या करें, लोहे का पिंजरा मान लो, और हम जानते हैं कि कोटर के अंदर आवेश नहीं होता है, लेकिन बाहर क्यों होता है। बाहर क्या होता है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, सम विभव वाला कंसेप्ट लगता है। करंट तभी लगता है जब विभवांतर होता है, विभव में क्या होता है, अंतर आता है, तभी करंट होता है। लेकिन ऐसी स्थिति बाहर नहीं होती है। क्यों नहीं होती, कि हमारा शरीर और पृथ्वी दोनों क्या हैं, चालक हैं, और ये क्या है, एक सम विभव पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, दोनों क्या कर लेते हैं, सम विभव पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो वायु के मूल समविभव पृष्ठ में परिवर्तन होता है ना। और हमारा सिर, एक तो हमारा ये क्या होगा, सिर, और पृथ्वी का क्या कहते हैं, समान विभव पर आ जाते हैं सिर पे, और चाहे मान लें पाँव पे मान लें, वहाँ पे दोनों का विभव क्या होता है, समान होता है। विभवांतर नहीं आता है, और विभवांतर नहीं आने के कारण हमें करंट नहीं लगता है। करंट तभी लगेगा जब विभवांतर आएगा। याद कीजिए, एक एग्जाम्पल और दिया था आपको कि एक तार पे क्या थे, पक्षी बैठे हुए थे, पक्षियों को करंट नहीं लगा था। कारण क्या था, समविभव के कारण ही था। तो ये कारण है। इसका देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट भी कुछ ऐसा ही है ना, इसी से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति शाम के समय अपने घर के बाहर 2 मीटर ऊंचा अवरोधी पट रखता है। ठीक है, 2 मीटर ऊंचा क्या करता है, अवरोधी पट रखता है, जिसके शिखर पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक बड़ी एल्युमिनियम की क्या है, चादर भी रखी हुई है। अगली सुबह वह यदि धातु की चादर को छूता है तो क्या उसे विद्युत आघात लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या होगा, जब छुएगा तो उसमें क्या होगा, कैपेसिटर आ चुका होगा, कैपेसिटी हो चुकी होगी, वहाँ पे आघात लगेगा। कारण क्या है, वायुमंडल की नियत आवेश विसर्जन धारा एल्युमिनियम की शीट को क्या करती है, धीरे धीरे उसकी धारिता उच्चतम सीमा तक आवेशित कर देती है। अब वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। आवेशित होने से हमें क्या होगा, उसमें करंट लगता है। ठीक है, समझिए बात को। चलिए सी पार्ट पे चलता हूँ। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, और कुछ चीज़ें हमें समझा भी रहे हैं कि वायु की थोड़ी सी चालकता के कारण सारे संसार में औसतन वायुमंडल में विसर्जन धारा 18000 A मानी जाती है। ठीक है, यथासंभव वातावरण स्वयं पूर्णतः निरावेशित होकर विद्युत उदासीन क्यों नहीं हो जाता, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वातावरण को कौन आवेशित रखता है ना, उसको आवेशित कौन करता है, उदासीन क्यों नहीं हो जाता, ये बताना है। उसका आवेश क्या है, निरावेशित क्यों नहीं हो जाता, है ना। देखिए, अपन ने देखा होगा मौसम वगैरह बदलता है तो वहाँ पे क्या होता है, तड़ित होते हैं, तड़ित विद्युत भी निकलते रहते हैं, उसकी वजह से होता है ये, है ना। आप लिख सकते हैं कि पूरे जगत में वायुमंडल लगातार तड़ित झंझावतों तथा तड़ित विद्युत से आवेशित होता रहता है।
ठीक है, इनके कारण क्या होता है, आवेशित होता रहता है। तरित तो जानते हैं ना, बिजली चमकती है उनको कहते हैं, है ना। तथा साधारण मौसम के क्षेत्रों में विसर्जित होता रहता है। दोनों प्रकार की धाराएं क्या है, विरोधी है, और औसत रूप से क्या होती है, साम्य अवस्था में ही होती है, ये कारण है इसका। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसी से रिलेटेड है। देखिए डी पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई भी है, प्रश्न भी आपसे पूछा है, उत्तर भी दिया गया है। यहाँ प्रश्न तो पूछा है, उत्तर भी बुक में ही दे दिया गया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तरित के दौरान वातावरण की विद्युत ऊर्जा के किन रूपों में क्षयित होती है। प्रश्न तो इतना सा है कि जब अपने पास क्या होता है, विद्युत ऊर्जा आती है ना तरित के दौरान, तो वो खत्म कैसे हो जाती है, उसका लॉस कहाँ होता है। और संकेत आपको दिया हुआ है कि पृष्ठ आवेश घनत्व 10⁻⁹ सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर के अनुरूप पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे की दिशा में लगभग क्या होता है, 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, कितने का होता है, 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र होता है। लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, जिसके बाहर ही क्या है, ये अच्छा चालक है। वातावरण की थोड़ी सी चालकता के कारण लगभग 1800 कूलाम का आवेश प्रति सेकेंड समग्र रूप से पृथ्वी में क्या होता है, पंप होता रहता है। तथापि इसके बाद पृथ्वी में निरावेशित नहीं होती, क्योंकि संसार में हर समय लगातार क्या हो रहा है, तरित तथा तरित झंझा होती रहती है। ये चीज़ तो आपको पिछले वाले पार्ट में बता ही दिया है ना, सी वाले में। उसी चीज़ को अपने यहाँ लिया, जो समान मात्रा में क्या होता है, ऋण आवेश में पृथ्वी पंप करती रहती है। बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़। यहाँ पे दोनों बात अपने क्लियर हो गई कि वो निरावेशित क्यों नहीं होता, तो निरावेशित कारण यही है ना। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि तड़ित में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा होता है, और जब गर्जन होता है उसमें ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा होती है, तो वो क्षय क्या होता है, इसी के अंदर जाके हो जाता है। तो ये चीज़ अपने को बतानी है। हालांकि प्रश्न में काफ़ी आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने अपने पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्नों को हल कर लिया, हमने थ्योरी भी कंप्लीट कर ली। अब मैं लेके आऊँगा आपका जो अगला वीडियो है, उसमें लेके आऊँगा कुछ प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हल करके देखें और सोचें, क्या हमने केवल एनसीईआरटी जो पढ़ा है, जो अपने कंसेप्ट लिया है, उससे हम प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।